नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लैनेट में। दोस्तों, यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचल तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी परसों ईश्वर प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी छोड़ा था, उसके अगले ही दिन बीजेपी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी की पार्टी में भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, जैसे कि कांग्रेस के नरेश सैनी, बीएसपी के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और सपा के विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरह से विधायकों की अदला बदली जोरों शोर से चल रही है। और दोस्तों, जैसे ही मकर संक्रांति के साथ साथ सूर्य जी उत्तरायण होंगे, वैसे ही यूपी में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव में वोट लेने के लिए पार्टियां इतनी व्यग्र रहती हैं कि इस तरह की गाइडलाइनों का पालन ठीक ठाक से हो नहीं पाता है। और जो बाकी पार्टियों की अदला बदली है, उससे इतर ये 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यूपी का चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में जो लोग जीतते हैं उनके लिए बाकी स्टेट में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। और दोस्तों, यूपी के जो चुनाव हैं उसके नतीजे सिर्फ स्टेट के चुनाव को ही प्रभावित नहीं करते हैं, वो हमारे लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि यूपी से ही होकर केंद्र की सत्ता का रास्ता गुजरता है, इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछली बार जब 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, तो उसका काफ़ी कुछ श्रेय मोदी जी की नोटबंदी को जाता है, क्योंकि मोदी जी अपनी नोटबंदी से गरीब लोगों में ये विश्वास जगाने में सफल हो गए थे कि उनकी सरकार ईमानदार सरकार है, वो भ्रष्टाचारियों को किसी भी रूप में नहीं छोड़ेगी। आपने देखा होगा कि नोटबंदी में लोगों को इतनी दिक्कतें, इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, उसके बाद भी लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था यूपी विधानसभा, उसमें आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो बीजेपी थी, उसका जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो कोई नहीं था, मुख्यमंत्री पहले से डिक्लेयर नहीं था। जो चुनाव में वोट पड़े हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर पड़े हैं। चुनाव जीतने के बाद ये मंथन होने लगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो योगी जी को चुना। योगी जी को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि संघ के वो काफ़ी प्रिय हैं और संघ के भी जो एजेंडे हैं उसको योगी जी ने अपने प्राथमिकता में रखा है। संघ को लगता था कि हमारे जो एजेंडे हैं उसे योगी जी अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, और योगी जी ने उसे बढ़ाया भी। योगी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करवाई और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य तेजी से करवाया। तो ये 2 बड़े बड़े काम हुए हैं यूपी में। इसके अलावा बाकी काम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो भी हो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे बीजेपी का जो मूल जो उनका है, जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। और जो बाकी पार्टियां हैं वो कोरोना महामारी, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर हावी। तो अभी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के पास उनके इन मुद्दों की क्या काट होगी। और इस बार का जो चुनाव है उसे बीजेपी वालों ने 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल बना दिया है। उन्होंने नारा दे दिया है कि 2022 में योगी जी को जिताना है, क्योंकि 2024 में मोदी जी को लाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये सिर्फ विधानसभा चुनाव से इसको जोड़कर ना देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका असर काफ़ी व्यापक होने वाला है। और विपक्ष जो है पूरी तरीके से अपनी रणनीति को धार देने में लगा हुआ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूपी के चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी, सपा है, बसपा, इसके अलावा शरद पवार जी भी कूद पड़े हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी अपने लिए एक जनाधार बनाने में जुटी हुई है। खासकर यूपी चुनाव में आप देख रहे हैं कि जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उसमें जो ज़्यादा टक्कर देने वाली पार्टी लग रही है वो सपा ही दिख रही है अभी तक, जो बीजेपी को टक्कर देने में लग रही है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुनाव से पहले जिस पार्टी में दूसरी पार्टी के ज़्यादा विधायक आ जाए, ज़्यादा नेता आ जाए,
उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। इस लिहाज से अगर आप अभी तक देखेंगे, अभी तक रिपोर्ट देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सपा में दूसरी पार्टियों से ज़्यादा विधायक आए हैं। लेकिन एक जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक अभी भी 40% वोटरों के साथ ही बीजेपी जो है वो नंबर 1 पर है, और सपा का जो प्रतिशत है वो 30 से 34% हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी भी परिदृश्य बहुत साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव पिछले चुनाव की तरह इतने आसान नहीं हो, क्योंकि जब सरकार का एक कार्यकाल पूरा हो जाता है तो अगले कार्यकाल में फिर उसकी परीक्षा हो जाती है, क्योंकि जनता अब उसके 5 साल के कामों को देख चुकी होती है। तो अब ये जनता के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बाकी जो जातिगत समीकरण है यहाँ के, वो काफ़ी जटिल हैं। बीजेपी ने पिछली बार काफ़ी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लोगों को जोड़ा था, और इन अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों को जोड़ने से ही उसे चुनाव में सफलता मिली थी। इधर भी चुनाव के पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हटे हैं, तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हटने से करीब 100 सीटों पर उसका असर पड़ सकता है। इसके पहले सपा ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को शामिल करने से पहले सपा ने केशव मौर्य हैं जो महान दल के एक लीडर हैं, उनको भी उन्होंने शामिल किया है। इसके अलावा रालोद के जो जयंत चौधरी हैं, पश्चिमी यूपी में काफ़ी प्रभावशाली हैं, और पश्चिमी यूपी ही वह स्थान है दोस्तों जहां पर किसान आंदोलन प्रखर था, और किसान अभी भी वहां नाराज़ हैं, जो कि किसानों के वहाँ अच्छे खासे नेता हैं। तो इस तरह से इन्होंने धीरे समीकरण बनाना शुरू किया है। जो वहाँ के ब्राह्मण हैं यूपी के और बाकी क्षेत्रों के, उन्हें भी साधना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें अभी सारे दल लगे हुए हैं। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी राजनीतिक एकता बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसको साधना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। साथ ही साथ जो बसपा प्रमुख मायावती जी हैं वो चुप्पी साधी हुई हैं, तो बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये किस तरफ बैठेंगे, क्या होगा। और बसपा प्रमुख क्या करेंगे तो पता नहीं है, लेकिन उनके जो सचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के, उन्होंने अभी हाल ही में कहीं इंटरव्यू दिया था कि बसपा प्रमुख इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इससे भी मामला काफ़ी उलझा हुआ है। बाकी पार्टियां लगी हुई हैं किस तरीके से इसको साधने में। तो अभी शरद पवार जी ने घोषणा की है कि गोवा चुनाव में वो कांग्रेस और टीएमसी के साथ गठबंधन करेंगे, और यूपी के चुनाव में वो सपा और बाकी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। तो इससे बाकी पार्टियां भी अपने पैर जो है वो मजबूत करने में जुटी हुई हैं। तो देखना यह है दोस्तों कि किस तरीके से लोग जो है इस चुनाव को टैकल करते हैं। जो पांचों जो विधानसभा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन कुल विधानसभा सीटों की जो संख्या वो 690 है। ये 690 सीटें पूरे विधानसभा ऑल ओवर इंडिया की विधानसभा सीटें हैं, उनका ये 17% है। आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, इसीलिए लोग हर तरीके से इसको साधने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के साथ साथ ही खिचड़ी शुरू हो जाती है, और इस बार यूपी चुनाव के माहौल को देख के लगता है कि यहाँ भी कुछ खिचड़ी पकने वाली है। अब खिचड़ी कैसे पकेगी ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। जाते जाते दोस्तों हम आपको एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि अमेरिका में एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उसके 20 रुपये वापस किए। उसने उस अमीर व्यक्ति से कहा कि मुझे एक बार इन 20 रुपयों की बहुत आवश्यकता थी और आपने उस समय मुझे ये 20 रुपये दिए थे। अब मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ कि आपके वो 20 रुपये आपको वापस कर सकूँ। उस अमीर व्यक्ति को उस समय ये बात याद नहीं आई, लेकिन फिर उसे ये बात याद आई, तो उसने वो 20 रुपये उसे वापस करते हुए उससे कहा कि भाई मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम इन पैसों को अच्छा हुआ किसी ऐसे व्यक्ति को दो जिससे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और उससे भी यही कहना कि वो भी जब इस लायक हो जाए कि वो 20 रुपये वापस लौटा सके, तो वो भी किसी समर्थ व्यक्ति को वो 20 रुपये दे दे। और इसी प्रेरणा से वो 20 रुपये आज भी अमेरिका में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, दान देना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना और इस चीज़ को आगे बढ़ाना, ये चीज़ सिखाती है कि हम मानव हैं और हमें मानव होने के नाते मानवों की मदद करनी चाहिए, और यही हमारा धर्म है, क्योंकि जो मानव है वो मानव होने के नाते ही गरिमा से परिपूर्ण होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर मिलेंगे।